सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। तो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है जैव अकार्बनिक रसायन, या जिसको हम कहते हैं बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं ये कंपैरेटिवली बहुत आसान सा टॉपिक है और इसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स जो है वो आप लोग स्कोर कर सकते हैं। तो कृपया करके इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़ें और अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे ये जो टॉपिक है ये बहुत ही आसान है। तो आज हम बात करते हैं बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के संदर्भ में। तो देखिए, इसका जो सिलेबस है वो इस प्रकार है: essential and trace elements in biological processes, metalloporphyrins with special reference to hemoglobin and myoglobin, biological role of alkali and alkaline earth metal ions with special reference to calcium nitrogen fixation। तो जो जैविक प्रक्रमण है उनमें आवश्यक व सूक्ष्म मात्रिक तत्व, जिसको अपन कहते हैं ट्रेस एलिमेंट्स जो हैं, एसेंशियल और ट्रेस एलिमेंट्स, इनकी हम बात करेंगे। धातु पोरफायरिन्स, इसमें मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। तो देखिए, हमें मालूम है हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में मिलता है, मायोग्लोबिन जो है वो हमारी मसल्स में मिलता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और क्षार एवं मुद्रा क्षार धातुओं, यानी कि जो क्षार और मुद्रा क्षार धातु है उनके अंदर उनकी भूमिका, उसमें विशेष रूप से कैल्शियम की भूमिका और नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन यौगिकीकरण के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये हमारे यहाँ जो है ये ब्रॉड सिलेबस है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसेंशियल एंड ट्रेस एलिमेंट्स इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, यानी कि जैविक प्रक्रम जो है उसमें आवश्यक एवं सूक्ष्म यांत्रिक तत्व। देखिए, जितने भी बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, जैविक तंत्र जो हैं, उनमें विभिन्न तत्वों से बने अनेक यौगिक जो है वो पाए जाते हैं। इन यौगिकों का अध्ययन जो है वो जैव रसायन या बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत हम करते हैं। तो जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनसे बनकर जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम इन बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत उसका अध्ययन हम यहाँ पर करते हैं। तो जीव जंतु और पेड़ पौधों में लगभग 40 तत्वों की उपस्थिति ज्ञात की गई है। दैट मीन्स देयर आर अराउंड 40 एलिमेंट्स which are present in the organisms. Organism means which includes animals as well as plants. इनमें से निम्नलिखित तत्व स्वस्थ मानव शरीर के लिए अति आवश्यक हैं, इसलिए इन्हें जैव रसायन की दृष्टि से आवश्यक तत्वों में गिना जाता है। I mean, these are the following elements which are essential for the growth of our biological system. Therefore, they are included in the domain of बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखिए, इसमें जो मेटल्स हैं वो कौन कौन से हैं: सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, कैडमियम, टिन, आर्सेनिक, मोलिब्डेनम, टंगस्टन एवं निकल। तो ये सब जो है वो धातु रूप में पाए जाते हैं। धातु के रूप में ये सब जो है हमारे अंदर पाए जाते हैं। इसी तरह से अधातु के रूप में, यानी नॉन मेटल्स के रूप में, कार्बन, हाइड्रोजन, बोरॉन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये नॉन मेटल्स हैं जो कि हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में पाए जाते हैं। तो इस तरह से कुल मिला के हमने बात की कि 40 एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे लाइफ के प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो अब निम्न बिंदुओं के आधार पर किसी तत्व को आवश्यक तत्व की श्रेणी में लिया जाता है। मतलब ऑन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स द एलिमेंट्स आर टर्म्ड एज एसेंशियल एलिमेंट्स, यानी कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, इन बिंदुओं के आधार पर जो है हम कह सकते हैं कि कोई भी तत्व जो है वो आवश्यक तत्व की श्रेणी में लिया जाएगा। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो हमको ध्यान रखनी चाहिए। कोई जीव उस तत्व के बिना ना तो विकसित हो सकता हो, ना ही अपना जीवन चक्र पूर्ण कर सकता हो। एनी ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लिव or cannot develop
without in the absence of this element, and it cannot complete their life cycle. So this is the one characteristic that has to be there for essential element, यानी कि किसी तत्व का आवश्यक तत्व होने के लिए आवश्यक है कि वो तत्व के बिना उसका विकास ना हो सके और वो ऑर्गेनिज्म या वो जीव जो है अपना जीवन चक्र जो है उसके बिना पूर्ण ना कर सके। दूसरा है, उस तत्व को अन्य किसी तत्व से विस्थापित नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहें भाई इस एलिमेंट की जगह पे हम ये एलिमेंट ले लें, तो ऐसा एलिमेंट जिसको किसी और अन्य तत्व से विस्थापित नहीं किया जा सकता वो एसेंशियल एलिमेंट्स में आएगा। दीज एलिमेंट्स कैन नॉट बी डिस्प्लेस्ड बाय एनी अदर एलिमेंट। एंड देन द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज, वह तत्व जीव की उपापचय क्रिया में सम्मिलित हो तथा जीवन क्रिया को प्रभावित करता हो, यानी कि वो जो एलिमेंट है वो उस ऑर्गेनिज्म की जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं उसमें वो इंक्लूड हो और उसकी जो लाइफ साइकिल है उसको इफेक्ट जो है वो करता हो। और चौथा है, उस तत्व की कमी किसी भी रूप में जीव के लिए घातक हो, यानी कि उसकी डेफिशिएंसी होगी तो कोई ना कोई डिजीज़ होगी, कोई ना कोई समस्या होगी। तो ये जो चारों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए किसी एलिमेंट के एसेंशियल होने के लिए। तो कई बार जो है मैं स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है इस पर बेस होकर पूछा जाता है कि एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, उनकी क्या गुणधर्म हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो उस केस में हमें ये जो चारों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसको लिखना है। फिर है, निम्न सारणी 7.1 से स्पष्ट है कि जीवों में विभिन्न तत्वों का बाहुल्य उसी क्रम में जीवों में विभिन्न तत्वों का बाहुल्य, यानी कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी जो पाए जाने का जो क्रम है, यानी कि वो किस रेशो में वहाँ पे मिलता है, वो क्रम वो नहीं होता जो कि हमारे आसपास जो है जिसको हम कहते हैं कि अर्थ क्रस्ट है उसमें जो होता है, या जो समुद्र में जो पाए जाने वाले एलिमेंट्स है उसमें होता है। यानी कि देखिए, हम सामान्य रूप से मानते हैं कि या तो जो अर्थ है उसके अंदर 2/3 जो है वो पानी है यानी समुद्र है, या तो जीव वहाँ रहते हैं या वो धरती पर रहते हैं। तो जो धरती पर रहने वाले या समुद्र में रहने वाले जो जीव हैं उनमें जो पाए जाने वाले तत्व हैं उनका जो क्रम है वो वैसा नहीं है जैसा कि अर्थ क्रस्ट में और वाटर के अंदर जो पाए जाने वाले एलिमेंट्स का जो परसेंटेज है या जो क्रम है वो उस आधार पर। तो हम देखते हैं कि इसमें काफ़ी हमें चेंज नज़र आएगा। अनेक ऐसे तत्व हैं जो प्रकृति में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं परंतु जैव प्रणाली में बहुत अधिक उनका महत्व होता है। I mean, there are certain elements which are found in abundance in nature, but when we see them in the biological system, they are not that abundant. And other way around also, उसका उल्टा भी है कि वो हमारे प्रकृति में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन जैव प्रणाली में जो है वो बहुत अधिक मात्रा में, बायोलॉजिकल सिस्टम में वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसको अपन ये जो टेबल है 7.1 इसके आधार पर देखिए समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे लेफ्ट हैंड साइड में जो कॉलम है वो है भू प्रॉपर्टी, यानी जिसको हम कहते हैं हमारा जो पृथ्वी है उसके ऊपर जो तत्व हैं जो पाए जाते हैं। दूसरा है समुद्र के अंदर और तीसरा है मानव शरीर में। तो इनके अंदर जो बाहुल्य यानी कि उसका जो परसेंटेज है अगर अपन देखें उसका घटते हुए क्रम को, तो सबसे पहले जो अर्थ क्रस्ट है उसमें सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है वो होता है ऑक्सीजन, फिर है सिलिकन, फिर है एल्यूमिनियम, देन आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, टाइटेनियम, हाइड्रोजन एंड बोरॉन। जबकि समुद्र के अंदर जो जल है उसमें जो एलिमेंट्स का जो क्रम है वो इस प्रकार है। सबसे ज़्यादा देखिए उसमें ऑक्सीजन है, लेकिन नेक्स्ट नंबर पे हाइड्रोजन है, फिर क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, कार्बन, ब्रोमीन, बोरॉन एंड स्ट्रॉन्शियम। और जबकि अपन ह्यूमन बॉडी को देखें तो ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट जो बहुतायत में पाया जाता है वो है हाइड्रोजन। जबकि अगर हम देखते हैं अर्थ क्रस्ट में, तो अर्थ क्रस्ट के अंदर जो टोटल 11 एलिमेंट्स है उसमें देखिए 10वें नंबर पर जो है हाइड्रोजन उपस्थित है। जो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे लेफ्ट हैंड साइड का जो कॉलम है उसमें देखेंगे हाइड्रोजन जो है नीचे से सेकंड नंबर पर है, और जो समुद्र में पाए जाते हैं उसमें दूसरे नंबर पर हाइड्रोजन आता है। जबकि मानव शरीर के अंदर हाइड्रोजन जो है वो बाहुल्यता के हिसाब से सबसे प्रथम नंबर पर है, फिर ऑक्सीजन है, फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है,
फिर सोडियम है, फिर पोटेशियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर फॉस्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन। तो देखिए अगर मानव शरीर के प्रथम 5 तत्वों की बात करें बाहुल्यता के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा जो बाहुल्यता होती है, सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज होती है हमारी बॉडी में वो है हाइड्रोजन की, फिर है ऑक्सीजन की, फिर है कार्बन की, चौथे नंबर पे नाइट्रोजन की और 5वें नंबर पर सोडियम की। तो ये ऑर्डर जो है ये हमें ध्यान रखना चाहिए। उपरोक्त वर्णित मुख्य तत्वों को सामान्यतः 2 समूह में विभाजित किया गया है। तो जो हम जिसको हम कहते हैं कि जो मुख्य तत्व हैं उनको हम 2 वर्गों में, जो 2 समूह हैं उसमें विभाजित करते हैं। एक कहलाता है वृहद पोषक तत्व जिसको अपन कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और दूसरा कहलाता है सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। यानी कि एक जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में हमें मिलता है और एक कम क्वांटिटी मिलता है, हालांकि दोनों ही एसेंशियल हैं हमारे शरीर के लिए। यद्यपि इनमें ऐसा कोई स्पष्ट विभाजन नहीं है, लेकिन वृहद पोषक तत्वों में मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, ये इनको सम्मिलित किया गया है। तो अब देखिए अगर अपन पीरियोडिक टेबल के अंदर देखें तो पीरियोडिक टेबल में अगर वृहद पोषक तत्व को हम देखते हैं तो उसको हम एक सामान्य जो जिसको अपन कहते हैं जो अपना स्क्वायर है उसके अंदर उसको हम रेक्टेंगल जो है उसके अंदर अपन उसको दिखाते हैं। और सूक्ष्म पोषक तत्व जो है उसके अंदर 2 हैं इस तरह से रेक्टेंगल, और तीसरा है प्रस्तावित सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि प्रपोज्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट जो है, इसके लिए अंदर बीच में एक डॉटेड लाइन, डॉटेड जो है वो इस तरह से स्क्वायर बनाकर उसको हम दिखा सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ देखेंगे टिन है, जैसे लेड है, ये उसमें जो कि प्रपोज्ड हैं उसमें सम्मिलित किए जाते हैं। तो इस तरह से, और जो वृहद पोषक तत्व हैं वो लगभग सभी उसमें हैं। फिर है धातु आयन की विभिन्न भूमिकाएं जैव प्रणाली में दृष्टिगत होती हैं। जैसे हम देखते हैं कि मेटल आयंस जो हैं वो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर वो डिफरेंट रोल्स जो है वो अदा करते हैं, अलग अलग भूमिकाएं जो है वो अदा करते हैं। परंतु इसके साथ साथ अनेक धातु आयन क्रिस्टलीय खनिज यानी क्रिस्टलाइन मिनरल्स जो हैं जिसको, और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के रूप में भी जीवों में पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल सिस्टम में हमें ये भी मिलेगा कि खाली मेटल हमारी सेल्स में ही नहीं है, इसके अलावा क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर भी है और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के रूप में भी है। जैसा कि हम जानते हैं फॉस्फेट तथा फॉस्फोरस का औद्योगिक दृष्टि से प्रमुख स्रोत हाइड्रोक्सी एपेटाइट। देखिए ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्या है, ये एक मिनरल है जो कि एक सोर्स है, इंडस्ट्रियल सोर्स है फॉस्फोरस का और फॉस्फेट का। तो फॉस्फोरस और फॉस्फेट जो है वो इस इंडस्ट्रियल सोर्स जो है उसके लिए जो मिनरल काम में लिया जाता है वो है हाइड्रोक्सी एपेटाइट। इसका फॉर्मूला है Ca(H)(5PO4)OH। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ये एक हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो है इसका फॉर्मूला जो है एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद हाइड्रोक्सी एपेटाइट जीव जगत में हड्डियों, दांतों एवं जीवों के कवच यानी शेल्स जो है उसमें उसका प्रमुख संगठन है। उसका जो है मेन कंपोजिशन जो हम देखते हैं, जो हमारी बोन्स हैं, टीथ है और जो शेल्स हैं जो कि जीवों में पाया जाता है ऑर्गेनिज्म में, उसमें उसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो यही होता है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है। इसी प्रकार समुद्र में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव जैसे डायटम की कोशिका भित्ति, उसकी जो सेल वॉल है उसमें जल योजित सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी SiO2 NH2O जो है वो पाया जाता है। ये जो है ये भी एक प्रकार का मिनरल है जो उसमें मिलता है। फिर खनिज कैल्साइट जो है वो पक्षियों के अंड कवच यानी एग शेल्स में, और खनिज एर्गोनाइट जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो क्या होता है, वो कशेरुकी यानी कॉर्डेट्स और स्तनधारी जिसको हम मैमल कहते हैं, मैमल्स जो हैं उनकी बोन्स में पाया जाता है। तो ये एरेगोनाइट है जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट है। और इसी तरह से हम बात कर रहे हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो कोशिका भित्ति जो है डायटम की उसमें सेल वॉल में पाया जाता है, और पक्षियों के जो अंड कवच है उसमें कैल्साइट जो है जो मिनरल है वो पाया जाता है। इसकी ये देखिए यहाँ पर ये टेबल है। तो देखिए जैव रसायनों में खनिज यानी हमारे
जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं उसमें मिनरल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखिए इसमें सबसे पहले कैल्साइट जो है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये किसमें, पक्षियों में मिलता है, कहाँ मिलता है, उसके अंड कवच में मिलता है, उसके एग शेल्स में मिलता है। फिर है एरेगोनाइट जो है, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट है, वो मोलस्कन्स में मिलता है और उसके कवच में मिलता है। फिर हाइड्रोक्सी एपेटाइट, इसके बारे में अभी अपन ने बात की थी, ये जो हमारे मैमल्स हैं उसकी बोन्स में, टीथ में, ये यहाँ पर मिलता है। इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, CA5PO4 होल थ्राइस OH। फिर है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसकी हमने बात की थी कि जो डाइटम है और जो घोंगा है उसके अंदर जो है ये इस प्रकार से हाइड्रेटेड फॉर्म में जो सिलिकॉन होता है SiO2 NH2O के रूप में मिलता है, जो कि कोशिका भित्ति, दांत और पौधे के अंदर भी, पत्तियों में पाया जाता है। तो इस तरह से आज हमने जो है एक बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के संदर्भ में आज हमने की है, जो कि इस बात को समझाता है कि जो डिफरेंट एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उसके बाद में हमने बात की कि जो विभिन्न तत्व हैं वो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में किस ऑर्डर में मिलते हैं, वो अर्थ क्रस्ट में और सी में भी किस ऑर्डर में मिलते हैं। फिर हमने दो बातें की, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, और फिर हमने ये बात की कि जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो इसी फॉर्म में नहीं मिलते, वो हमें मिनरल फॉर्म में भी मिलते हैं, और उसके कुछ सिंपल एग्जांपल्स जो है उसके बारे में हमने बात की। तो आज के लिए इतना ही। कल के लेक्चर में हम बात करेंगे रोल ऑफ एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, यानी कि जैव प्रणाली में आवश्यक वृहद पोषक तत्वों की भूमिका, जिसमें मुख्य रूप से जैसे हम बात करेंगे सोडियम तथा पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, सल्फर, फॉस्फोरस, इस प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं उनका रोल जो है वो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में और ऑर्गेनिज्म में किस प्रकार से होता है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने आपको कहा, आप सभी ये जो टॉपिक है ये बहुत आसान टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ें, जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर जो है वो एग्ज़ाम में कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।